Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are the hijab case and the essential practice doctrine. आज हम लोग दो ही टॉपिक लिए हैं। एक तो पहला जो ये हिजाब केस वाला है और दूसरा है हमारा नोइंग द किलर। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल टू सीक नॉर्म्स टू प्रेजेंट मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर डेथ। ये दो जो दूसरा और तीसरा जो है वो एक ही टॉपिक है। ये आपका एडिटोरियल में था और ये आपका फर्स्ट पेज पे था। डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट मूड्स फेयर हियरिंग। ठीक है, तो ये दो ही टॉपिक हम लोग आज करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपना परिचय देना चाहेंगे। ये कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। मैं अरुण कुमार हूँ। पिछले 6 साल से यूपीएससी वाले सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ। 2010 में मैंने अपना बीटेक किया था। 12-13 2 साल 13 से मैं फिर यूपीएससी प्रिपरेशन में आया। 15-16 में 2 बार यूपीएससी मेंस लिखा, उसके बाद से पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। हिजाब केस एंड द एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। देखिए इसमें अभी क्या चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में रेगुलर चल रहा है, इस पे बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी केस डील कर रहा है वो बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट हिजाब को बैन कर दिया था स्कूल में। उससे पहले अगर आप जाओगे तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो एक उडुपी में एक स्कूल है, वहाँ पे हिजाब के अगेंस्ट में बच्चे बच्चियाँ लोग जो हैं सैफरन सलवार पहन के आने लगे, सूट वगैरह इस टाइप से। तो वहाँ से वो फिर वो तूल पकड़ लिया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन किया और उसको बैन कर दिया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे पिटिशनर दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में और अभी सुनवाई इसका स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक फेब में ये हुआ था और अभी स्टार्ट इस पे चल रहा है। ठीक है, अभी इसमें ये अभी कंडीशन है, अभी फॉर और अगेंस्ट दोनों सुना जाएगा, उसके बाद में जजमेंट आएगा। तो आपको अभी मेन पॉइंट आपको ध्यान देना होगा कि दोनों का आर्गूमेंट क्या है। अगर आर्गूमेंट हिजाब को सपोर्ट करता है तो वो आर्गूमेंट आपको पता होना चाहिए, और अगर अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट है कि नहीं हिजाब नहीं होना चाहिए, वो भी आर्गूमेंट आपको पता। ठीक है, तो आपको दोनों आर्गूमेंट पता होना चाहिए, आर्गूमेंट फॉर और आर्गूमेंट अगेंस्ट हिजाब। ठीक है, तो अभी ये सारा एक जगह हम इसको कलेक्ट करके कर दिए हैं जो मेजर चीज़ है। तो देखिए पहले फॉर में देखते हैं कि हिजाब होना क्यों चाहिए। तो इसमें ये बात कर रहा है मॉडेस्टी को, इसको जोड़ के बात हो रही है। एक जगह आर्गूमेंट ये भी मैं देख रहा था कि इसमें जो मॉडेस्टी को है, अगर आप ये कल्चरल मॉडेस्टी हो गया है कि अगर आप हिजाब पहनते हो तो वो मॉडेस्टी में आता है। तो ये एक तरह से कल्चर जो है वो उसको प्रोवाइड कर दिया है, तो मॉडेस्टी का बात चल रहा है। दूसरा इसमें ग्राउंड चल रहा है कि अगर आप इसको बैन जो कर दिया है हिजाब को, तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स एंड रिलीजन के हिसाब से। इसमें एक और आर्गूमेंट ये भी था कि जब आप बिंदी अलाउ करते हो, आप करा अलाउ करते हो, तो ये क्यों नहीं करते हो। ये तो हिजाब आपका ड्रेस के ऊपर से है, ठीक ना। तो ये एक आर्गूमेंट इसका ये भी है। दूसरा आर्गूमेंट आर्टिकल 25 को यूज़ करके है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इसमें काउंटर आर्गूमेंट जो साथ में है उसको हम लोग साथ में करते जा रहे हैं। तो जो पहला बात जो बोला गया था कि मॉडेस्टी का है, लेकिन जो इसका अगेंस्ट में, जो हिजाब के अगेंस्ट में जो बात किया गया था, और ये आपका वहाँ का सुप्रीम कोर्ट में भी ये माना गया था कि ये बात डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूशन का है, कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का नहीं है। ठीक है, डिसिप्लिन ऑफ इंस्टीट्यूशन का है और कोई भी इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके काउंटर में जो फोर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये डिसिप्लिन का नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, दूसरा रिलीजन आपको आर्टिकल 25 का अगर आप बात करते हो तो इसको तो आप तुरंत काउंटर कर सकते हो कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे होता है। तो सिर्फ आर्टिकल 25 बोलने से काम नहीं चलेगा, उसको तुरंत आप काट सकते हो। काउंटर आर्गूमेंट आपके पास पड़ा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि 2 डिसिप्लिन का यहाँ बात चलता है। ठीक है ना, एक तो है आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, है ना, ये आपका डॉक्ट्रिन, सॉरी डिसिप्लिन नहीं, 2 डॉक्ट्रिन का बात चलता है। एक तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, एक तो ये डॉक्ट्रिन है, और एक बाद में जो साबरीमाला केस में भी यूज किया गया था वो है एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या एंटी एक्सक्लूजन डॉक्ट्रिन। ये 2 डॉक्ट्रिन आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग एसेंशियल रिलीजियस जो प्रैक्टिस का बात, जो प्रैक्टिस है उस डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट खुद माना है कि आपको कोई रिलीजन का बुक उठाकर नहीं देखना होगा कि ये प्रैक्टिस सही में एसेंशियल है या नहीं है। ये एक आपका केस है, बेजोए इमैनुअल केस है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें ये माना गया है कि कोर्ट हैड टू ओनली सी इफ ए प्रैक्टिस वाज प्रिवेलेंट, वाज एस्टेब्लिश्ड
एंड बोनाफाइड, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में ये है। इसी में बहुत स्ट्रॉन्ग जो आर्गूमेंट जो अगेंस्ट है हिजाब के, वो सपोर्ट करते हैं कि जो हिजाब के अगेंस्ट में एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन जहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, ये डॉक्ट्रिन बेसिकली आपका बी राव अंबेडकर जो है डिबेट जब कर रहे थे 2 अगस्त 1948 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, वहाँ से ये डिबेट स्टार्ट होता है। मतलब इस डिबेट में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम इसको पूरा डिटेल में अभी नहीं लिए, लेकिन अभी आप ये समझ सकते हो कि वैसा चीज़ ही आप जब इसको देखोगे तो देखना होगा कि ये सही मायने में रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका एक्सक्लूजन कर दे रहा हो, या फिर वैसे मामले में यूटिलाइज़ नहीं होगा जहां आप सक्सेशन का मामला है, वहां पे आप इसको रिलीजन वाले को यूज़ नहीं करोगे। ये दो चीज़ वहाँ पे बात हुआ था। दूसरा उनका एक बुक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसका चैप्टर 10 है, पार्ट 1, उसका टाइटल है सोशल स्टैग्नेशन। इसमें पर्दा सिस्टम जो मुस्लिम के अगेंस्ट में इसमें बात किए हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा ही सा इसमें दे रहे हैं। तो इसमें ये बात किया गया था कि ये एक तरह से स्लेविश मेंटलिटी क्रिएट करता है। अगर आप पर्दा देते हो तो एक तरह से जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना, और एक तरह से इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी इसको पैदा होगा। इसके अलावा एक और इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो हम इसमें मेंशन नहीं किए, इसमें ये भी बात किया गया है कि साइंटिफिक तरीका से कि आपका शरीर ढका हुआ है तो फिर आपका जो बॉडी है वो कमज़ोर हो जाएगा, इस टाइप से उसमें बात किया गया। तो उसको हम लिए नहीं है, लेकिन इतना ये आपको ध्यान होना चाहिए जब आर्गूमेंट जब जनरेट करोगे अपने अगेंस्ट, तो बी राव अम्बेडकर को कोट करना नहीं भूलोगे, क्योंकि वहीं से एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन स्टार्ट होता है। और उनका एक डिबेट और दूसरा बुक, दोनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है इस साइड से, ठीक है। ये बात समझ में आया। अगला इसमें आता है कि स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 3 सर्कमस्टांस में लगा सकता है, कि अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो पब्लिक ऑर्डर हो या मोरालिटी या हेल्थ पे असर करता हो या कोई फंडामेंटल राइट का हनन करता हो, ठीक है। और एक और है कि अगर ऐसा आप प्रैक्टिस करते हो या लॉ बना हुआ है, मतलब एक लॉ ऐसा बना हुआ है जो कि रेगुलेट करता हो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता हो, तो उस केस में आप इसको बैन कर सकते हो। हिजाब जो है इस तीनों में से कहीं पे भी किसी का वायलेशन नहीं करता है, तो हिजाब को आपको नहीं बैन करना चाहिए। ये आपका सपोर्टर ऑफ हिजाब का है, ये इधर वाला अगेंस्ट का है, ठीक है। उसके बाद एक और आर्गूमेंट आता है कि फंडामेंटल राइट टू, अगर यहाँ पे था ये बेसिकली ये जो मैं इसका रेगुलर जो डिबेट हो रहा था उसको पढ़ने के बाद ये सब निकाले हैं कि जज क्या बोला, फिर लॉयर क्या बोला, तो उससे ये निकाला गया है। तो इसमें ये बात किया गया कि जो जज थे वो पूछते हैं अगर आपको ड्रेस को फंडामेंटल राइट में माना जाएगा तो राइट टू अनड्रेस भी फंडामेंटल राइट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ये भी एक आर्गूमेंट था कि अगर इफ़ राइट टू ड्रेस इज़ फंडामेंटल राइट देन राइट टू अनड्रेस ऑल्सो बिकम फंडामेंटल राइट, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद 2-3 जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे सपोर्ट किया गया है कि हिजाब होना चाहिए। एक तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म हम लोग करते हैं यूज़, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और निगेटिव सेक्युलरिज्म में आपको अंतर पता होना चाहिए। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन होता है और निगेटिव सेक्युलरिज्म किसी को सपोर्ट नहीं करता है, एक तरह से पब्लिक में ऑफेंस तरह अगर आप डिस्प्ले करते हो रिलीजन को तो ऑफेंस माना जाएगा पब्लिक में। दूसरा फ्रेटर्निटी का बात होता है ना, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ना कि स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। तो ये भी आर्गूमेंट इसमें आता है। एक अगला आर्गूमेंट है रीजनेबल एकोमोडेशन, ठीक है ना, ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट राइट टू वियर हिजाब टू स्कूल एज ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन का है, चॉइस का है, रिलीजन का है और डिग्निटी का है, ठीक है ना, इसके बिना पे है। एक इसके बाद यूएन कमेटी जो है इसको भी हिजाब जो बैन है उसको वायलेशन माना है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का वायलेशन माना है, ठीक है, ये भी एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आर्गूमेंट जनरेट किया गया कि साउथ अफ्रीका में एक जजमेंट दिया गया था कि अगर आप रिलीजियस डिस्प्ले करते हो, रिलीजियस या कल्चरल प्रैक्टिस करते हो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो उसको ख़राब नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, एक तरह से डाइवर्सिटी प्रेजेंट करवाता है, ये चीज़ को देखना चाहिए, ठीक है। इसी के काउंटर में जो जज थे वो पूछते हैं कि क्या रिलेवेंसी है फॉरेन जजमेंट का इंडिया में, ठीक है। तो इसका काउंटर आर्गूमेंट जो लॉयर थे वो करते हैं कि लेट्स अस अलाउ गुड थिंग्स टू फॉलो फ्रॉम एवरीवेयर, ये वेदा में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो काउंटर आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गूमेंट दोनों आपको साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्गूमेंट आपको ध्यान होना चाहिए जो मेजर आर्गूमेंट है, ठीक है।
इसमें फिर फर्दर जो मेजर जो पार्ट है कि जो कर्नाटका बेंच जो बताया था कि ये नहीं होना चाहिए, हिजाब नहीं प्रैक्टिस होना चाहिए, वो 3 चीज़ बताया है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, हिजाब इज़ नॉट एसेंशियल टू प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, जो एसेंशियल डॉक्ट्रिन है उसके वो है ये नहीं, पहला बात ये माना। दस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज नॉट वायलेटेड, पहला बात तो ये समझ में आ गया। दूसरा इसको ग्राउंड ये लिया था, इट रूल दैट देयर एग्जिस्ट नो सब्सटेंसिव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी इनसाइड क्लासरूम। क्लासरूम में आपको कोई ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई ऐसा राइट नहीं दिया गया है। तो जो एक तो ये काउंटर हो जाएगा कि स्कूल में आपको नहीं पहन के जाना है। तीसरा है, बैन डिड नॉट स्टीम डायरेक्टली आउट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर विच ओनली कॉल फॉर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड। ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है नहीं, सिर्फ आपका इंस्टीट्यूशन में जो ड्रेस कोड है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। और ये ड्रेस कोड स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लॉ जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुस्लिम स्टूडेंट को, ठीक है। अब जो राइटर जो है इसमें ये बोलते हैं कि अगर इसको हटाना हो, कि मतलब अब बैन को हटाना हो, तो इसमें से कोई भी 3 आर्गूमेंट को अगर फ्लॉ साबित कर देगा पटिशनर, तो फिर वो फिर से आप पहन के जा सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है उनका कहना था, इसके जो सपोर्टर हैं उसके लॉयर का कहना था कि ये सिर्फ डिसिप्लिन का बात है, जो इंस्टीट्यूशन चाहेगा तो अपना रूल अपना बना ले। अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल है वो हिजाब को लागू करता है तो लागू कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा वो स्कूल अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि वो उसको लागू करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट है इधर से। तो दोनों आर्गूमेंट आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे कभी भी कुछ इंटरव्यू में पूछे तो दोनों आर्गूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और जो हम आप लोग को बात कर रहे थे कि एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। देखिए, एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही सबरीमाला पे जो जजमेंट था जिसमें कि वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था, उसमें चंद्रचूड़ जो जस्टिस चंद्रचूड़ यूज किए थे यही जजमेंट को, ये प्रिंसिपल को डॉक्ट्रिन जो बोलते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि अगर कोई मान लीजिए किसी को आप एक्सक्लूड करते हो, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सक्लूड करते हो तो एक तरह से ये एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रपोज दैट प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन will not protect a practice if that practice impairs the dignity of individual or hamper an individual access to the basic goods, ठीक है ना। तो यही चीज़ था इसमें कि अगर आपका बेसिक नेसेसिटी को ही अगर कोई रिलीजन जो है वो ऐसा प्रैक्टिस करता हो कि हम ऐसा नहीं देंगे तो एक तरह से एक्सक्लूजन कर रहा है। तो उस एक्सक्लूजन को अगर आपका रिलीजियस प्रैक्टिस है भी तो जो गवर्नमेंट है, जो आपका कोर्ट है, उस चीज़ को नहीं देगा, वो आपका फ्रीडम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा एक, ठीक है। तो मेजर जो चीज़ है अभी, क्योंकि इसमें अभी और आएगा, जजमेंट आने के बाद तो बहुत सारा आएगा अभी आर्गूमेंट, तो जजमेंट के बाद हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल आपको जो आर्गूमेंट है फॉर एंड अगेंस्ट वो पता होना चाहिए और आपका बेसिक बेस पता होना चाहिए कि कैसे स्टार्ट हुआ और जो हाई कोर्ट है वो क्या जजमेंट दिया था। तो यही 3 है, सिंपल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर ज़्यादा बनाता है तो आपको बनाने दीजिए। ऐसे भी आपको 200 से 250 में ही आपको आंसर देना रहता है, तो जितना छोटा हो उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, अगला जो हमारा टॉपिक है। तो देखिए, ये भी टॉपिक कोई उतना कुछ है नहीं, ये भी एक तरह से गाइडलाइन क्रिएट करने वाला बात है, ठीक है ना। सुओ मोटो जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट लिया है कि हम लोग एक गाइडलाइन बनाएंगे कि किसी को डेथ सेंटेंस मिलता है तो उसको कैसे कैसे उस पर आर्गूमेंट वगैरह या जो ट्रायल वगैरह होगा उस समय में क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी जो फिलहाल जो प्रैक्टिस हो रहा है, तो एक तो आपको पता ही होगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आपको डेथ पेनल्टी मिलता है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में। तो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनका मानना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर जब आप इसको देखते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब नेचर का आप ग्रुसम नेचर ऑफ ऑफेंस की हो, सिर्फ वही क्राइटेरिया एक नहीं होगा। इसके अलावा आपका ऑफेंडर को देखना होगा, है ना, उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखना होगा और उसका स्टेट ऑफ माइंड को देखना होगा, ठीक है। कि आप किसी एक्ट को आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डाल लोगे कि नहीं डालोगे, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ग्रुसम नेचर ऑफ एक्ट ही सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होगा, इसके अलावा आपको
जो ऑफेंडर है उसको भी आपको देखना होगा कैसा ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसका माइंड स्टेटस, ये सारा चीज़, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया रेयरेस्ट ऑफ रेयर के बारे में। दूसरा अभी जो होता है कि भाई आपका जो कन्विक्ट हो गया उसके बाद जो ट्रायल के टाइम में जो मान लो कि जो कन्विक्ट है उसका ट्रायल के बाद उसका बात सुना जाता है। तो ये चीज़ कन्विक्ट के बाद, ट्रायल नहीं, ट्रायल के दौरान नहीं सुना जाता है। तो कोर्ट अभी बोल रहा है कि नहीं, हम लोग ट्रायल के समय ही इसको सुनेंगे। जब कन्विक्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद आप टाइम कम देते हो, यहाँ यही सारा चीज़ दिया हुआ है आर्गूमेंट कि उस समय आप टाइम कम देते हो, तो एक तरह से डेथ पेनल्टी है, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। तो उस केस में हमको देखना होगा, उसका आर्गूमेंट भी सुनना होगा और सही समय पे सुनना होगा, ठीक है ना। एक तो वो, और दूसरा यहाँ पे ये है कि उसी दिन आप दे देते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्डेड ए कन्विक्शन, एक तो ये होगा इन प्रैक्टिस द सेंटेंसिंग पार्ट ऑफ द ट्रायल टेक प्लेस आफ्टर द कोर्ट रिकॉर्ड ए कन्विक्शन होने के बाद, ठीक है ना। इट इज़ ऑफन डन ऑन द सेम डे, ठीक है, एज द वर्डिक्ट, विच with only some limited argument being heard on the mitigating circumstances from the convict's side and on the aggravating circumstances, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो देखेंगे एक पूरा टाइम देना पड़ेगा जो कन्विक्ट है, क्योंकि डेथ के बाद तो आप दे नहीं सकते, बाद में पता चला गलती हो गया तो फिर वो जो सही नहीं होगा। तो आप ट्रायल के टाइम में दीजिए, सेम डे नहीं देना है। तो इसी पे एक गाइडलाइन बनाने का बात चल रहा है कि एक पूरा का पूरा आप एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कन्विक्ट को पूरा अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है। तो यही सारा चीज़ इसमें बात हो रही है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेजर चीज़ यही है। अब इसमें और आएगा, डिटेल आएगा तो हम लोग इसमें और बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको सारे बच्चे को धन्यवाद भी देना है कि हम लोग 500 अब 600 के आसपास पहुंचने वाले हैं। हम लोग, हमारा ग्रुप होने जा रहा है। और आपका जो अच्छा कमेंट आता है वो हमारे लिए रेन्यूमरेशन का काम करता है। तो अच्छा कमेंट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। आप जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना अच्छा हमको बनाने का प्रेरणा मिलता है उससे। तो लाइक कमेंट करते रहिए, कुछ सजेशन हो वो भी लिखते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।